हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 001 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये, हम बेसिकली इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो, हमने क्या किया है, जो आपके पिछले 7 साल के और 6 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, राइट, उनको हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर लिया है। प्लस जो भी उस पर्टिकुलर यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने उनको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो आज हम करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम करेंगे MPS 001 की यूनिट 1 से लेके 8 तक पिछले 6 साल के जो आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो पार्ट सेकेंड आएगा उसमें हम कवर करेंगे यूनिट 9 से 19 तक के PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पार्ट थर्ड में हम करेंगे यूनिट 20 से 27 तक। इसलिए तीनों ही पार्ट जरूर देख के जाना। एक पार्ट देख के अगर जाओगे एग्जाम में और सोचोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तीनों पार्ट देख के जाओगे तो गारंटी है कि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स या फिर कॉलेज के ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम हिंदी में पढ़ाओ। तो देखो, ये जो आपको PDF मिलती है या फिर ये जो आप सामने ही लिखा हुआ देख रहे हो, ये आपको इंग्लिश में है। बाकी जो मैं बोलती हूँ मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। मैं कभी कभी इसमें से रीड करती हूँ, बट मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उसको आप पेन पेपर ले लो, और जो मैं आपको बताती जा रही हूँ एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में आप उसको लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। डिस्टिंग्विश अमंग पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। पहले क्वेश्चन की डिमांड समझो क्या कह रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी और साइंस के बीच में। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? द टर्म पॉलिटिकल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस, सिटी एंड स्टेट। देखो, हमने आज तक पढ़ा है कि जो भी हम इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ते हैं वो या तो फ्रेंच या फिर लैटिन या फिर जो आपकी ग्रीक लैंग्वेज है वहां से आते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्रीक वर्ड है पॉलिस, जिसका मतलब होता है सिटी या स्टेट, और जिससे मिलके बना है पॉलिटिकल। और यही कारण है कि पॉलिटिकल जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें जो आपका कोर एरिया ऑफ स्टडी होता है, जो मेन होता है, वो स्टेट होता है। स्टेट से हम शुरू होते हैं, स्टेट पे ही यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एंड हो जाती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थियोरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाइल थ्योरी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज एंड पॉलिटिकल रेफर्स टू मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल हमें पता है, पॉलिटिकल का मतलब होता है स्टेट। स्टेट यानी स्टेट में रहने वाले लोग। स्टेट से सारी जो भी जुड़ी बातें होती है ना, वो सारी चीज़ें। और स्टेट में रहने वाले लोग हमसे जुड़ा क्या है? राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, जस्टिस, फेयरनेस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, है ना, ये सारी चीज़ें। तो पॉलिटिकल में तो हम ये पढ़ते हैं। थ्योरी होती है सिस्टमैटिक नॉलेज, राइट। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। किस चीज़ के बारे में? पब्लिक से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड वैल्यूज लाइक जस्टिस, पावर एंड डेमोक्रेसी दैट वी यूज टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड असेस पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये लाइन है, स्पेशली ये जो वर्ड है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो भी हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, जे रोज़ियो हैं या फिर एरिस्टोटल हैं, सोक्रेट्स हैं, प्लेटो हैं, मैकियावेली हैं, राइट, जॉन लॉक हैं, हॉब्स हैं, ये सभी हमारे थिंकर्स हैं। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो थिंकर्स रहे हैं ना, जो भी इनकी थियोरीज रही हैं, जैसे कि जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, और प्लेटो ने बताया है फैमिली के बारे में, राइट, एजुकेशन के बारे में। तो मैकियावेली ने प्रिंस के बारे में बताया कि कैसे एक प्रिंस होना चाहिए, राइट। तो ये जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स की जो भी थ्योरीज रही हैं वो हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। बाकी जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये वाला आपको अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है जब हम जो पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं उनकी जो थ्योरीज है, जो लिखित में है, हम उनको पढ़ रहे हैं, राइट। और वो क्या है? वो किस चीज़ के बारे में है? फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये है पॉलिटिकल थ्योरी।
नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। अब देखो पॉलिटिकल थियोरी में हमने क्या पढ़ा, जो थिंकर्स रहे हैं, जो उनकी थ्योरीज, अगर मैकियावेली की जो प्रिंस वाली उन्होंने बात बताई कि प्रिंस वाली जो थ्योरी है कि प्रिंस को कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, हमने वहाँ पे सिर्फ वो पढ़ा है, हमने और कुछ नहीं किया। बट पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, रिसर्च करेंगे, है ना। चलो देखते हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी से कैसे अलग है। So political science is not science in the sense of chemistry or physics or mathematics because there are no universally recognized principles, no clear cause-effect relationships, no laboratories, no predictions are made in political theory the way these are found in natural and exact science. देखो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस कोई वैसा साइंस नहीं है जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स होता है। भाई मैथमेटिक्स में जो पाई की वैल्यू इंडिया के लिए है वही चाइना के लिए भी होगी, वही अमेरिका के लिए, रशिया के लिए भी होगी, है ना। और फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो भी आपके जो फॉर्मूलाज हैं, या फिर आप बात करो जैसे न्यूटन्स लॉ है, राइट, तो वो जो अमेरिका रशिया उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसे फॉलो कर रहे हैं। न्यूटन के जो लॉ हैं वो सेम ही है, हर देश के लिए अलग लॉ नहीं दिए थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे आप नहीं कह सकते कि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो 10,000 बच्चे देख रहे हैं और मैं 10,000 बच्चों से पूछूं कि आपके लिए जस्टिस क्या है, हर बच्चे के लिए जस्टिस का मतलब अलग है। किसी के लिए शायद 10 बजे तक सोना न्याय है, या किसी का कोई कोर्ट केस है उसमें वो जीत जाए वो उसके लिए न्याय है, किसी को जॉब मिल जाए, किसी को रिजर्वेशन मिल जाए, किसी की कोई बात मान ली जाए, राइट। तो हर किसी के लिए जस्टिस का मतलब अलग है। तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन नहीं है जस्टिस की, समझ आया। तो पॉलिटिकल साइंस कोई ऐसे यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं चलता है, कोई लेबोरेटरीज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम थियोरीज को पढ़ के और उनके ऊपर रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पहले कोई थ्योरी दे दी होगी पावर, तो हमने आप उसके ऊपर रिसर्च करी, पावर क्या है, कौन दे रहा है, किसको मिल रही है, कैसे काम हो रहा है, सब ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं इट एग्जामिन्स हाउ गवर्नमेंट वर्क एंड हाउ डिसीजन आर मेड। भाई किसी फलाने थिंकर ने बता दिया कि गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए, वो क्या काम करेगी, किसके लिए काम करेगी, कैसे फैसले लेगी, वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। लॉज एंड पॉलिसीज की जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है, कैसे वो फिर लोगों को अफेक्ट करते हैं, राइट, सारी चीज़ें। पावर एंड अथॉरिटी, इट स्टडीज हु हैज पावर, हाउ दे गेट इट, हाउ दे यूज इट। भाई अब जो मैकियावेली थे पॉलिटिकल थिंकर, उन्होंने तो बोल दिया एक प्रिंस होना चाहिए और वही सबसे सुपीरियर होना चाहिए, जो उसके खिलाफ जाए उसको वो मार दे और ऐसे सारी चीज़ें, राइट, ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये। तो अब उस प्रिंस को प्रिंस बनाया किसने, किसने पावर दी, कितनी पावर दी, किसके लिए वो पावर इस्तेमाल की जाएगी, कैसे काम होगा, ये हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। थियोरी में तो बस हमने पढ़ लिया, यहाँ हम रिसर्च कर रहे हैं। इलेक्शंस और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो पूरा वोटिंग प्रोसीजर होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, वो सब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस तो ऑब्वियस सी बात है, थियोरीज में तो हम पढ़ नहीं सकते, ये तो हर 2 मिनट में अपडेट होते रहते हैं। और लास्ट है यूजेस रिसर्च एंड डाटा, इट रिलीज ऑन फैक्ट सर्वेज एंड हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स। यहाँ पे हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब देखो आपने सुना होगा, जैसे कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे या फिर नॉर्मली आप लोग भी, जब आप अपने से बड़े लेवल की थोड़ी बात कर दो या फिर कोई बहुत ही डीप बात कर दो, है ना, कोई बहुत ही स्पिरिचुअल बात कर दो या कोई कोई और डीप बात कर दो, तो सामने वाले ने कभी ना कभी तो बोला होगा ना कि इतनी फिलॉसफी मत झाड़ो, ज़्यादा फिलॉसफी में मत जाओ, है ना, फिलॉसफर मत बनो। तो फिलॉसफी क्या है ये? फिलॉसफी का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की इन डेप्थ में जाते हो, है ना। Philosophy is the study of big questions about life, knowledge, reality and morality. Philosophy का मतलब है जब आप big questions करते हो लाइफ के रिगार्डिंग, नॉलेज, रियलिटी, मोरालिटी, इन सब के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल थ्योरी में आपने पढ़ा कि राइट्स मिलने चाहिए, लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, है ना। एक थिंकर ने बोला राइट्स होने चाहिए, हमने कहा ठीक है राइट्स होने चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा कि अब वो राइट्स दे कौन रहा है, कैसे उनको एक्सरसाइज किया जा रहा है, क्या उनके ऊपर लिमिटेशंस है, ये सारी चीज़ें। बट पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम देखेंगे क्या उन राइट्स की ज़रूरत है और किसे ज़्यादा ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है ना। अब जैसे इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है बिग आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स। तो इसमें हम डीप क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज जस्टिस। भाई पॉलिटिकल थ्योरी में किसी थिंकर ने बोल दिया कि जस्टिस मिलना चाहिए,
और पॉलिटिकल साइंस में हमने देख भी लिया कि अच्छा एक जज है, एक लॉयर है, इधर ये विक्टिम है, इधर इसको दूसरे वाले को पनिशमेंट मिल गई और न्याय हो गया, ये सब हो गया। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम देखेंगे कि आखिर में न्याय है क्या? क्या सिर्फ किसी को पनिशमेंट मिलना न्याय है, या किसी को मान लो कि किसी के हित में फैसला आ जाए, क्या सिर्फ वही न्याय है ना? दुनिया भर की चीजें हैं। व्हाट मेक्स अ गुड गवर्नमेंट? भाई पॉलिटिकल थ्योरी में किसी ने बोला कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। पॉलिटिकल साइंस में हमने देख भी लिया, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे लोगों के पास राइट्स हैं, है ना? अब पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम देखेंगे कि अब उस गवर्नमेंट को अच्छी गवर्नमेंट बना कौन रहा है, कैसे बना रहा है, या क्या वो चीजें हैं जो एक सरकार को अच्छी सरकार बनाती है, राइट? तो देखो नेक्स्ट यही है राइट। तो अगला हम इसमें देखते हैं क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, यानी कि क्या फेयर है, क्या मॉरल है, क्या एथिकल है पॉलिटिक्स के अंदर। थिंकर्स और थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक, इन सब के बारे में। पावर और फ्रीडम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है, हमारे पास राइट्स है, बट क्या सही तरीके से बैलेंस हो रहा है इसका? भाई हमने तो सरकार को जितवा दिया, सरकार के हाथ में पावर दे दी सारी, और हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, बट क्या एक्चुअल में सरकार काम कर रही है? क्या हमारे जो राइट्स हैं क्या उनको हम यूज कर पा रहे हैं? तो वो हम फिलॉसफी में देखते हैं। इसके अलावा टाइमलेस क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे हम फैक्ट्स नहीं, यहाँ पे हम आइडियाज की बात करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हम चीज़ों के इन डेप्थ में जाते हैं, जिससे कि और ज़्यादा सोसाइटी और गवर्नमेंट को हम बेटर कर सकें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा लंबा खिंच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर आई गेस 7 या 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसमें से हाल तो 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद आई मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद आई कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। बट पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है। अगर आप चाहते हो कि आप क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी भी देखो, तो उसके लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी MPS 001 की, वहां पे जाके यूनिट 1 देख सकते हो। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की जो शुरुआत होती है वो 15 to 16 सेंचुरी से होती है, जिसको मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी या फिर साइंटिफिक सोशलिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखो, अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, हाल तो आप MPS 001 देख रही हो, तो हो सकता है आप नए स्टूडेंट्स ही हो चैनल पे, तो देखो मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप कार्ल मार्क्स का नाम देखते हो, पढ़ते हो, आप सोशलिज्म या मार्क्सिज्म की बात करते हो, तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो कार्ल मार्क्स थे ना, वो ये कहते थे कि जो कैपिटलिज्म है, यानी कि जो पूंजीवाद है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर वर्ग होता है, वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो पीड़न करते हैं, किसके ऊपर? पुअर के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, लेबर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक शू फैक्ट्री है या फिर एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहां पे जो उसके मालिक हैं, उन्होंने तो ले लिया ऑर्डर कि भाई 4000 जूते पे जो पेयर ऑफ शूज है आज आपको मिल जाएगा, बट क्या उन्हें बनाने हैं वो शूज? नहीं, बट उनको तो प्रॉफिट है। तो वहाँ जो लेबर है ना, वो उनसे फिर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स तक, मतलब ऐसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम कराएंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा उनको वेजेस भी नहीं देंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर भी डालेंगे, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रिच लोग हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए जो पुअर लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसी सिस्टम को कैपिटलिज्म कहा जाता है, पूंजीवाद कहा जाता है, और इसी को हटाने की, ओवरथ्रो करने की बात करते हैं कौन? कार्ल मार्क्स, जो कि कहते हैं हमें सोशलिज्म को लेके आना है, हमें रेवोल्यूशन करना है। रेवोल्यूशन यानी कैपिटलिज्म को बिल्कुल जड़ से उठा फेंको और सोशलिज्म लेकर आओ, यानी कि साम्यवाद लेकर आओ, जिसमें क्या होगा, पब्लिक ओनरशिप होगी, यानी कि एक तरीके से सरकार के हाथ में चीजें रहेंगी, लोगों के हाथ में चीजें रहेंगी, और क्या होगा वहां पे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो गैप खत्म हो जाएगा। अब ये मैंने इतना लंबा क्यों समझाया? क्योंकि अब इसी वीडियो में और अगली वीडियोस में भी, इवन MPS 2, 3, 4 में भी आपको जहां जहां कार्ल मार्क्स दिखेगा वहां वहां सेम कहानी दिखेगी। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी या साइंटिफिक सोशलिस्ट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, कैपिटलिस्टिक से सोशलिस्टिक, यानी पूंजीवाद से साम्यवाद, और सोशलिस्टिक टू कम्युनिस्टिक। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरी है, इट इज़ अ थ्योरी विच प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक फ्रेमवर्क ऑफ एग्जामिनिंग एंड एक्सप्लेनिंग सोशल पॉलिटिकल चेंज, जहाँ पे हम सोशल पॉलिटिकल चेंज को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, it is a method of interpreting the past and
अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर। प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर यानी कि देखो इसका मतलब है कि आप पुरानी चीज़ों को देख के एक्सपीरियंस ले रहे हो और आज के टाइम पे काम कर रहे हो जिससे कि आप अच्छा और बेहतर फ्यूचर बना सको। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग द पास्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट है इसके कुछ फीचर्स। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर फैक्ट्स एंड डाटा कॉन्स्टिट्यूट द बेस ऑफ स्टडीज एंड दीज आर वेल एक्सप्लेन। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, सब्जेक्टिविटी गिव्स वे टू ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि अब तक हम सब्जेक्टिविटी पढ़ रहे थे, बस थ्योरी पढ़ रहे थे और कुछ नहीं। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में हम ऑब्जेक्टिविटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तक हम चीज़ों का पर्पस देख रहे थे कि ज़रूरत है लोगों को राइट्स देने की, तो एक पर्पस है कि लोगों को राइट्स देने हैं। बट इसमें हम प्रोसीजर देखते हैं कि अच्छा अब देने कैसे हैं, मतलब कि प्लान तो बन गया, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। पहले हम नॉर्मेटिव यानी कि वही हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ रहे थे, अब हम साइंटिफिक चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्स देख रहे हैं। नेक्स्ट है फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस, यानी अब जो पॉलिटिकल थिंकर्स कह के चले गए हम वो चीज़ें पढ़े जा रहे हैं। बट अब हम एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन, अब हम देख रहे हैं कि अच्छा इस चीज़ को इस वे में कहा गया या फिर हम आज के टाइम पे इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव टू ऑब्जर्वेशनल। और लास्ट ये कहते हैं फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड, वैल्यूज आर सो अरेंज दैट द फैक्ट्स बिकम रेलिवेंट। ये कह रहे हैं कि फैक्ट्स और वैल्यूज को सेपरेट कर दिया गया है, वैल्यूज को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट लग सकें। मैं आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। मान लो कि कोई इंसान है जो पूजा पाठ में नहीं मानता हो, है ना, उसको हर चीज़ में ऐसे लॉजिक चाहिए। तो आप जो आपकी वैल्यूज़ है ना, आप उनको इस तरीके से प्रेजेंट करो कि उनको लगे अच्छा हाँ ये तो है, लॉजिक तो है, इसके पीछे साइंस तो है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करा, फैक्ट्स और वैल्यूज को सेपरेट कर दिया और वैल्यूज को इस तरीके से अरेंज किया कि जो फैक्ट्स हैं अब वो आपको रेलिवेंट लग रहे हैं, राइट। वैल्यूज आर टू सपोर्ट फैक्ट्स, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो फैक्ट्स को सपोर्ट करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज थ्रू द स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिट्स बिटवीन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव फोर्स। मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी जो एक फैक्ट्री के ओनर हैं जो रिच हैं, और प्रोडक्टिव फोर्स यानी कि जो लेबर हैं जो पुअर हैं, उनके बीच का गैप खत्म करने की यहाँ पे बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर निकालना, उनको यूनिट वाइज डिवाइड करना, फिर उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और निकालना, उसके बाद बेस्ट 30 to 31 क्वेश्चंस आपको 3 वीडियो के अंदर देना, बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसे ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, 3 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। शुरू करने से पहले आसान भाषा में हम इसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज और रूल्स और लॉज बनाते हैं। ठीक है, जो इंडिया के अंदर है। सेकेंड है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें हर कोई पार्ट ले रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी हर कोई लॉ बनाने आ रहा है। 1 करोड़ लोग, 100 करोड़ ज़्यादा हो गया है ना, 2 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग, सब लोग आके बैठ रहे हैं कि चलो आज कुछ एक नया कानून बनाते हैं। तो ये हो गया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, चलो फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑल्सो कॉल्ड द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आपसे पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यही वाली करनी है, रिप्रेजेंटेटिव वाली। Representative democracy is a form of democracy where citizens vote their representative to create law and policy in behalf of them. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, हम उनको वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उनको जिताते हैं और फिर वो लोग सरकार में गद्दी पे बैठते हैं, पोजीशंस लेते हैं और फिर हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, इंडिया में आपको कितनी मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 6th क्लास में पढ़ा है ना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इवन सबसे अच्छे जो मैं एग्जांपल देती हूँ वो आप इसी को देख के ले लो कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तो हर कुछ किलोमीटर्स में लोगों का पहरावा, लोगों की बोली, भाषा, उनका खाना, हर एक चीज़ बदल जाती है ना, उनकी प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, रिवाज, रीति, सब बदल जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी में
ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक साथ बैठ के कोई सी एक चीज़ के ऊपर काम कर सकें। तो इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो कि फिर सबके बिहाफ पे काम करते हैं। सिंस डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, सो हियर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच पीपल विल इलेक्ट देयर लीडर्स टू अमेंड लॉज एंड पॉलिसी इन देयर बिहाफ। अब इट इज़ लेस ट्रांसपेरेंट, अभी ट्रांसपेरेंट कम होती है क्योंकि हमें जो पॉलिसी या रूल्स या लॉ होते हैं ना वो बनने के बाद पता चलता है कि अच्छा ऐसी कोई सरकार पॉलिसी लेके आ रही है, ये बन जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट जो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वहाँ तो फिर आप लोग खुद ही डिसीजन ले रहे हो ना, तो आपको पता है क्या है क्या नहीं है, बट ये थोड़ी सी लेस ट्रांसपेरेंट होती है, बट इट इज़ कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। हॉब्स एंड लॉक, तो यहाँ पे हॉब्स एंड लॉक ने बोला है ये दोनों अलग अलग थिंकर हैं, ठीक है। हॉब्स अलग है और जॉन लॉक अलग है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वॉज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अथोराइज्ड बाय पीपल टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म है जो लोगों के बिहाफ पे काम करती है, ठीक है। कहाँ ये वाली गवर्नमेंट आपको कहाँ पे ये वाली डेमोक्रेसी देखने को मिलती है? इंडिया में, यूएस में, यूके में और फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, लोग डायरेक्टली सब हिस्सा लेते हैं और लॉज बनाते हैं और खुद को ही गवर्न करते हैं। सो इट अलाउज द पीपल टू डायरेक्टली मेक लॉज एंड गवर्न देमसेल्फ। पीपल टेक ऑल द डिसीजन, दे आर नो इंटरमीडिएट, द वोट ऑफ डायरेक्टली डिटरमाइन ऑल लॉज एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई ऐसे इंटरमीडिएट नहीं होता, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, सब एकदम आराम से एक साथ मिलके बैठते हैं और फैसले लेते हैं और पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। इसके कौन सपोर्टर हैं? जे रोज्यू और JS मिल, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। अब यहाँ पे रोज्यू और JS मिल का कहना है, His theory depends upon the participation of every individual citizen in political decision making. रोज्यू यहाँ पे कहते हैं या फिर मिल यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो, लोगों के लिए फैसला लिया जा रहा है तो बेहतर होगा कि हर कोई उसका पार्ट बने, हर कोई फैसला ले। लेकिन आप खुद ही बताओ, क्या इंडिया के अंदर ये पॉसिबल है? अगर इंडिया के अंदर पूरे भारत के लोग, इतनी डाइवर्सिटी अगर एक साथ बैठे कि एक कानून बनेगा, तो कैसा हो सकता है कि सब लोग एक फाइनल डिसीजन पे आ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि सालों तक भी आ पाएंगे, है ना। सो पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली डिसीजन मेकिंग बट ऑल्सो एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेट इंटरेस्ट एंड इंश्योरिंग गुड गवर्नमेंट। यहाँ पे रोजी और JS मिल कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोग फैसले ले रहे हैं अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए। अरे भाई एक बात बताओ, डाइवर्सिटी की बात हो रही है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, हर किसी का अपना अलग इंटरेस्ट है। 4 लोगों को बिठा दो, उनका अलग इंटरेस्ट है, यहाँ तो फिर भी इतने करोड़ों लोग हैं, है ना। तो इसलिए ये इंडिया में नहीं है। और लास्ट है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। सो डेलिब्रेटिव मीन्स केयरफुली थॉट थ्रू और डिस्कस। यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन होता है। इसके जो सपोर्टर हैं वो हैं जोसेफ बेसिट। 1980 में इनका जो वर्क है डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी, वहाँ से ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी निकल के आती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है ना, वहाँ पे जो भी ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कुछ होता है ना, उस पर ऐसा होता है कि भाई सब लोग वोट करेंगे कि ये सही है या नहीं है। कोई चीज़ सही है तो वो लागू कर दी जाएगी डिस्कशन के द्वारा, अदरवाइज उसको फिर अमेंड किया जाएगा। सो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वैल्यूज ओपन एंड पब्लिक डेलिब्रेशन ऑन इश्यू ऑफ कॉमन कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं। तो 1992 में जो एंशिएंट ग्रीक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि 1992 में एंशिएंट ग्रीक में डेमोक्रेसी को 2500 साल हो गए थे। 1992 सेलिब्रेटेड एज 2500 years of democracy. Ancient Greek established its democracy for the first time in 2500 years ago, ठीक है। और कोई पॉलिटिकल आइडिया और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ऐसी नहीं है जिसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया हो। इसके अलावा क्या है, एरिस्टोक्रेसी है, उसमें क्या सेलिब्रेट करेंगे, नोबल और लॉर्ड्स आपस में सेलिब्रेट कर लेंगे। मोनार्की में जो मोनार्क है वो आपस में कर लेंगे, डिक्टेटरशिप में जो हमारे डिक्टेटर हैं वो खुद ही सेलिब्रेट कर लेंगे। बट डेमोक्रेसी तो लोगों की सरकार है ना, लोकतंत्र है, तो यहाँ पे इसलिए इसको ऐसे सेलिब्रेट किया गया। Also, democracy in the modern world is quite different from democracy as it was practiced in ancient Greece 2500 years ago. तो देखो उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फ़र्क है। उस टाइम की डेमोक्रेसी अलग थी और इस टाइम की अलग है। अलग क्यों थी, पहले देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो क्योंकि हमने अभी देखा था कि पॉलिस जो है वो ग्रीक वर्ड से आया था, तो यहाँ पे भी सेम चीज़, जो डेमोक्रेसी है बेसिकली एक वर्ड है डेमोक्रेशिया या डेमोक्रेटिया भी बोल सकते हो, वैसे डेमोक्रेशिया बोला जाता है। तो ये आया है ये है एक ग्रीक वर्ड
डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, और क्रेशिया या फिर क्रेटोज का मतलब होता है रूल, इसलिए यहाँ इसको बोला जाता है रूल बाय पीपल या फिर पीपल्स रूल, ठीक है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को बोलते हैं पीपल्स रूल। अब अगला ये कह रहे हैं कि देखो अब फर्क क्यों है भाई, डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी है उस टाइम भी और इस टाइम भी। उस टाइम पे जो डेमोक्रेसी मानी जाती थी यानी उसमें जो वोटिंग करने का अधिकार या फिर सरकार में रहने का या अथॉरिटी मिलने का, ये जो भी अधिकार थे ना, ये 3 लोगों को इनसे वंचित रखा गया था, यानी कि जो स्लेव्स होते थे और जो विमेन्स होती थी, ठीक है, और तीसरा जो मेटिक्स यानी कि जो फॉरेनर्स होते थे, उनको हटा दिया जाता था। बचा कौन? अपर क्लास के, अपर कास्ट के मेन, है ना, मेल। तो देखो भाई, डेमोक्रेसी के अंदर जो स्लेव्स हैं वो वोट नहीं कर सकते, वो सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते, वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बन सकते, विमेन नहीं बन सकती, मेटिक्स नहीं बन सकते, फॉरेनर्स नहीं बन सकते। तो बच्चे कौन? अपर क्लास और अपर क्लास के हाई क्लास मेल। सिर्फ उन्हीं को वहां पे डेमोज यानी कि पीपल माना जाता था, और कोई इस कैटेगरी में नहीं आता था। दिस मीन्स वेरी लेस मेजोरिटी वर कंसिडर्ड एज अ सिटीजन, यानी सिटीजन के नाम पे बस वो कुछ चंद मेल थे, है ना, कुछ गिने चुने मेल होते थे हाई कास्ट के या हाई क्लास के। द एक्चुअल करियर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी वाज फेयरली ट्रबल एज एरिस्टोक्रेट्स, जनरल्स एंड डेमोगॉज। अब देखो ये कह रहे हैं कि एथेनियन डेमोक्रेसी का जो करियर था वो काफ़ी हद तक ट्रबल में था, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? जो नोबल्स होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं, या फिर जो क्राइस्ट या पॉप होते हैं। जनरल्स हैं डेमोगॉज। डेमोगॉज एक नेगेटिव टर्म है। मान लो कुछ ऐसे लीडर्स जो कि पब्लिक के ऊपर रूल करते हैं, उनको अपनी बातों में ऐसे मतलब बातों के जाल में फंसा के, वो होते हैं डेमोगॉज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेमोगॉज थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, ये क्या करते थे? ये हमेशा पावर में रहना चाहते थे, तो काफ़ी स्ट्रगल किया वास्तव में। इंडीड द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज एवरीवेयर एंड थ्रू आउट हिस्ट्री। काफ़ी स्ट्रगल उस टाइम पे किया गया, लेकिन जो मेन स्ट्रगल उस टाइम पे किया गया हिस्ट्री में डेमोक्रेसी की, वो बर्थ और वेल्थ के बेस पे जो इनइक्वालिटीज थी उनको ख़त्म करने के लिए किया गया। बर्थ के बेस पे क्या इनइक्वालिटी हुई कि जो विमेन्स हैं उनको कैटेगरी में नहीं लिया गया डेमोस की, पीपल की, वो इंसान नहीं है क्या, है ना। और वेल्थ यानी कि जो स्लेव्स हैं या फिर जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, उनको भी नहीं लिया गया। क्यों? उनको अधिकार नहीं चाहिए? वो खाना नहीं खाते हैं क्या? वो भी तो सबकी तरह ही है। सो ये कह रहे हैं ऑल्सो अ स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज ऑफ बर्थ एंड वेल्थ। तो जो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री रही है वो कुछ ऐसी रही है। डेमोज जिसका मतलब होता है पीपल, उसमें जो 3 कैटेगरी थी, मेटिक, स्लेव और विमेन, उनको हिस्सा नहीं दिया गया था, ठीक है। बट आज के टाइम पे डेमोक्रेसी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर दिया है, डिस्कस लास्कीज थ्योरी ऑफ राइट्स। तो ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है। राइट्स की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो कुछ पहले फेमस थ्योरिस्ट को सुन लेते हैं, जैसे कि बोजेनक्यू क्या कहते हैं। देखो, बोजेनक्यू सेज अ राइट इज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट। तो राइट एक क्लेम है, एक दावा है। अधिकार क्या है? दावा ही तो है। हम दावा ही तो कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये अधिकार है ना, जो कि हमें किससे मिला है? समाज से मिला है। और स्टेट क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। लास्की क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू लास्की, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। कुल मिला के लास्की कहते हैं कि भाई राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। वो हमारी सामाजिक लाइफ के, सोशल लाइफ के ऐसे कंडीशंस है जो हमारे बेस्ट सेल्फ तक लेके जाती हैं। कैसे लेके जाती हैं वो मैं बताती हूँ, वही आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर आपके पास राइट है कि आप पढ़ लिख सकते हो, एजुकेशन का राइट है, तो आप पढ़ोगे लिखोगे। अगर आपके पास राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, यानी आपके पास जो वेल्थ है वो आपकी राइट ग्रोथ होगी, उसमें इंक्रीज होगी। तो फिर क्या होगा? आप अपने बेस्ट सेल्फ तक जा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर बनना है, आपके पास राइट टू एजुकेशन है तो आपने वो पढ़ाई ली, आपके पास राइट टू अपॉर्चुनिटी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आप डॉक्टर बने और आप अपने बेस्ट सेल्फ तक पहुंच पाए। बट अगर किसी के अंदर बहुत टैलेंट है बट उसके पास राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का, नौकरी का या कुछ भी, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। बस यही है, आगे इसको रीड कर लेते हैं। So rights are legal, social and ethical principles of freedom. Rights is something to which one has just a claim. Rights are rightly called social claims which help individual attain their best self and help them develop their personalities. अब एक women जिसके अंदर बहुत टैलेंट है,
बट क्योंकि समाज ने उनको अधिकार नहीं दिया है, राइट्स नहीं दिए हैं पढ़ने लिखने का, एजुकेशन का, अपॉर्चुनिटीज़ का, बाहर जाने का या अपने टैलेंट को दिखाने का, अच्छे टैलेंट को दिखाने का, है ना, तो वो फिर अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस कर ही नहीं पाएंगी। बट क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर विमेंस को भी हटा दो, जो SC/STs हैं या फिर जो OBCs हैं, है ना, तो इनको भी तो रिजर्वेशन इसलिए दी गई थी ना, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें और अपने जो टैलेंट है उसको दिखा सकें, या फिर पढ़ लिख के और कंडीशन को अच्छी कर सकें, है ना। Democratic government can best serve the people if it maintains a system of rights for its people. अब डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज और रूल्स और लॉज बना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें राइट्स मिलते हैं जो हमें और कहीं नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोनार्की के अंदर क्या राजा अपनी प्रजा को अधिकार देगा कि वो उसके ऊपर सवाल कर सके? जी नहीं। आप क्वेश्चन तो करके देखो, एरिस्टोक्रेसी के अंदर या डिक्टेटरशिप के अंदर, नियोक्रेसी के अंदर, किसी के भी ऑटोक्रेसी के अंदर कहीं भी आपके पास कोई राइट्स नहीं होते, बट डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास राइट्स होते हैं। ठीक है, समझ आया पूरा राइट्स का कंसेप्ट? एज स्टेट्स नेवर गिव राइट्स, they only recognize them, governments never grant right, they only protect them. जो भी गवर्नमेंट्स है उनका काम है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना। राइट्स हमें पता है। अगर कोई यहाँ पे हमारे भारत में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको ऐसे हम लेके नहीं जाएंगे सरकार के पास कि ये बच्चा हुआ है जी, इसको राइट्स दे दो। जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हुए हैं, सरकार का काम है उस बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, राइट्स कम फ्रॉम सोसाइटी, देयरफॉर दे आर ऑलवेज सोशल, क्योंकि हमें समाज से मिलते हैं तो ये हमेशा सामाजिक होते हैं। अब बात करते हैं लास्की थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में। हेरोल्ड लास्की 1893-1950 जो इनका टाइम पीरियड था, तो एक थ्योरेटिशियन थे इंग्लिश लेबर पार्टी में और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। जो लास्की हैं, इनके क्या राइट्स को लेके इनके क्या व्यूज़ हैं नेचर ऑफ राइट्स, ठीक है, इसको लेके, राइट्स के नेचर को लेके। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है ये वही है। फर्स्ट है, दे आर सोशल कंडीशंस गिवन टू द इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। जैसे मैंने बताया, वो जो छोटा बच्चा है उसको नहीं लेके जाएंगे उसके माँ बाप की, देखो सरकार आप इसको अधिकार दे दो, नहीं, संविधान ने उसको अधिकार दे रखे हैं, वो पैदा हुआ है अपने फंडामेंटल राइट्स लेके। ठीक है, नेक्स्ट है, दे हेल्प प्रमोट इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज बेस्ट सेल्फ, और उसके पास आगे एजुकेशन का राइट होगा, अपॉर्चुनिटीज होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो वो बच्चा आगे जाके अपने बेस्ट सेल्फ को अचीव कर पाएगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएगा। दे आर सोशल बिकॉज दे आर नेवर अगेंस्ट सोशल वेलफेयर, और अधिकार कभी भी समाज के खिलाफ नहीं होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। द स्टेट ओनली रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट्स राइट बाय मेंटेनिंग देम, दे आर डायनेमिक इन नेचर, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लेस, टाइम एंड कंडीशन। अब देखो, भारत में जो राइट्स हैं वो अलग है, किसी और देश में जो राइट्स हैं वो अलग है, टाइम के हिसाब से अधिकार मिलता है, कंडीशन के हिसाब से भी मिलता है ना। दे गो अलॉन्ग विद ड्यूटीज, इनफैक्ट ड्यूटीज आर प्रायर टू राइट्स। अब ये जो लाइन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस लाइन का भी क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज का आपस में क्या रिलेशन है, बताओ। तो देखो, जब आपको राइट्स मिलते हैं ना, तो बदले में आपको ड्यूटीज भी निभानी होती हैं। यानी कि आपके पास राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, तो सामने वाले के पास भी राइट टू लाइफ है, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे, वही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास अधिकार है कि आप अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी सकें। तो सामने वाले, ये आपकी ड्यूटी है कि आप सामने वाले के राइट को भी हर्ट ना करें। जैसे रोड पे चलते हुए ट्रैफिक में अगर किसी से लड़ाई हो जाए आपकी, तो आप वहाँ पे सामने वाले को मार नहीं सकते। अगर आपके पास राइट है जीने का, तो भाई उसके पास भी है। तो अपना राइट एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी जियो, और ड्यूटी निभाओ कि उसकी ज़िंदगी को भी प्रोटेक्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एलाबोरेट अपॉन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में। थोड़ा सा इसको ऊपर से देख लेते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि आपके पास जीवन नहीं, मतलब आपके पास अधिकार है सब, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है आपके पास खुली आज़ादी है, आप कुछ भी करो, सामने वाले को मर्डर करो, कुछ भी करो, है ना। अब इसको पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। Positive liberty means freedom with certain restrictions, which is necessary for the good of society. The restrictions are necessary so that everyone, irrespective of their caste, gender, or any other societal factors which restrict a common may could enjoy the liberty. देखो, आसान भाषा में हम समझते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि हर किसी के पास फ्रीडम है, बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस।
यानी कि अगेन जो अभी मैंने आपको बताया था ना राइट्स और ड्यूटी वाला, कि ट्रैफिक में किसी से लड़ाई हो जाती है तो आपके पास आज़ादी है, आपकी गाड़ी है, जहाँ मर्जी घूमो, जो करो जो नहीं करो, बट वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी है। अगर लड़ाई हो गई तो फिर आप पुलिस की हेल्प लो, किसी की भी हेल्प लो, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते हो, क्योंकि भाई उसके पास भी तो राइट है। तो यहाँ पे आपके पास लिबर्टी है, आज़ादी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप सामने वाले को मारो, क्योंकि उसके पास भी आज़ादी है। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। अभी आगे नेगेटिव लिबर्टी पढ़ेंगे, वहाँ पे खुली आज़ादी है, क्योंकि वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। और वो किसके लिए है? वो स्ट्रेंथ वाले जो लोग हैं उनके लिए। खैर अभी इस पे ही आते हैं। तो ये कह रहे हैं जो पॉजिटिव लिबर्टी है, इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कास्ट से हैं, आपका क्या जेंडर है या कोई भी सोसाइटल फैक्टर है, आप सबके पास राइट्स हैं, फ्रीडम है, लिबर्टी है, बट रेस्ट्रिक्शंस के साथ हैं। ठीक है, जैसे आप अगर मान लो कहीं भी रहते हो तो आपको कहीं भी ऐसे घूमने फिरने की आज़ादी है, बट कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं और वो आपके अच्छे के लिए ही होते हैं, जहाँ पे आपको नहीं जाने दिया जाता। एक एग्जाम्पल दूँ, कुछ सालों पहले दिल्ली के अंदर जो जू है, वहाँ पे आप सबने मतलब कुछ बच्चों ने तो देखा ही होगा कि जो एक आदमी था वो गिर गया था अंदर, और फिर शेर ने बहुत देर तक उसको ऐसे सामने से डराया और फिर उसको ले गया, खा लिया, है ना। तो अब ये हुआ कैसे? क्योंकि वहाँ पे आपको जू में घूमने की आज़ादी है, पॉजिटिव लिबर्टी है, बट वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, और वो रेस्ट्रिक्शन है वो जो दीवार बनाई गई है आपके और जो एनिमल्स है वहाँ पे उनके बीच में। अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करोगे या फिर आप गिर जाओगे, मैं बिल्कुल जज नहीं कर रही हूँ उनको, ठीक है, मैं बस आपको एक बात बता रही हूँ कि आपको पॉजिटिव लिबर्टी मिली है, आप जू में घूमो, एंजॉय करो, बट वो जो लाइन है आप उसको क्रॉस मत करो, है ना, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है, वरना अगर आप अंदर जाओगे तो फिर नुकसान आपको ही मिलेगा। तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब यही होता है कि अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो, बट सामने वाले को भी उसकी फ्रीडम एंजॉय करने दो। It defines the area of society where an individual can be free with some constraints made by society and the government. समाज ने कुछ और गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो रखी हैं उनको आप ध्यान में रखो और अपनी लिबर्टी एंजॉय करो। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं, जैसे मर्जी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक लिमिट है। आप स्पीच दीजिए, आप 10 घंटे की स्पीच दीजिए, लेकिन उस स्पीच के अंदर देश के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, जेंडर के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि वो फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो जाएगी और वो फिर देश में लड़ाई करवा सकती है, या सो मैनी राइट, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, गाना गाओ, खेल दिखाओ, जो करना है करो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करो। अब समझ आया आपको? ठीक है, सो दिस एरिया कम्स इनटू सोशल डोमेन ऑफ इंडिविजुअल, मोर लिबर्टी checks access of freedom to an individual which could be an obstruction for social stability. रोजियो क्या कहते हैं यहाँ पे? Being a slave to one's desire or passion as the very opposite of being free. अच्छा, यहाँ पे रोजियो कहते हैं कि देखो, जब आप किसी और के सपने के लिए काम करते हो ना, तो फिर आप उसको फ्री नहीं कह सकते, आप वहाँ पे एक स्लेव की तरह काम करते हो। मैं बस इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो यहाँ पे मतलब ये जो एग्जांपल है, जो रोजियो वाली बात है, वो यही है कि हमारी जो लिबर्टी है वो डिपेंड करती है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये भी क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आप कि फैमिली का खुद का बिजनेस है, बट आपके अंदर वो ईगो है कि नहीं, फैमिली बिजनेस तो नहीं, कुछ अपना अलग ही करूँगा। आपने जाके कोई एमएनसी जॉब कर लिया, फिर मतलब कहीं भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करे जा रहे हो, फिर घर पे भी वो काम लिया है, कोई छुट्टी नहीं मिल रही है, बीमार हो तब भी काम करना पड़ रहा है ना। तो उस आप फ्रीडम कह रहे हो कि देखा, परिवार वालों की मदद नहीं ली मैंने, अपना अलग जॉब कर रहा हूँ मैं। बट जी, आप किसी और के सपने के लिए वहाँ पे काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो। बट आपकी फैमिली बिजनेस आप करोगे तो वहाँ पे आप कभी भी छुट्टी लो, आराम करो, कितना भी काम करो नहीं करो, खुश रहो, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो, है ना। तो ये है लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी क्या है? लिबर्टी इन नेगेटिव सेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिकली, मैं जल्दी समझा देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। देखो, आप इसको बाद में रीड कर लेना। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये मान लो कि ये जो पॉलिटिशियंस के बच्चे होते हैं ना, या फिर ये जो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ये किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी को गाड़ी से मार देते हैं, किसी को किडनैप करा लेते हैं, कुछ भी करा लेते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये होती है नेगेटिव लिबर्टी। ऐसी लिबर्टी जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आपका मन करा, आपने बंदूक उठाई, पिस्टल उठाई और किसी को भी मार दिया,
ये होती है नेगेटिव लिबर्टी, जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये पावरफुल लोगों के पास होती है, ठीक है। सो लिबर्टी इन नेगेटिव सेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, पीपल वर एक्टिंग सच वे दैट दे गॉट द लाइसेंस ऑफ डूइंग एनीथिंग। इसलिए जो नेगेटिव लिबर्टी है उसको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल ऑफ इक्वालिटी इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अगेन इक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी की बात करते हैं, फेयर ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। इक्वालिटी का मतलब है कि हर किसी को आप फेयरली ट्रीट कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, रिलीजन, एज और बैकग्राउंड। यानी कि आप जहाँ पे भी काम करते हो या आप स्कूल में पढ़ते हो, मान लो आप कॉलेज में जाओगे सारे बच्चे पेपर देने, तो क्या आपसे एंट्री पे पूछा जाएगा कि बेटा आप कौन से रिलीजन से हो, आप की नॉर्म्स क्या हैं, है ना, या फिर आप कौन सी कास्ट से हो? ऐसा तो नहीं होगा कि अच्छा ये अपर कास्ट का बच्चा है, बेटा आप जरा इधर एसी के नीचे, पंखे के नीचे बैठो, ऐसा तो नहीं होगा। और बाकी बच्चे अच्छा आप इस पर्टिकुलर कास्ट से हो, इस जेंडर के हो, चलो पीछे जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यही इक्वालिटी है, यानी कि सबको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है। कोई जेंडर, रेस, रिलीजन का यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इट हेल्प्स क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज द सेम चांस टू सक्सीड। यानी कि इक्वालिटी का मतलब है जहाँ पे आपको फेयर ट्रीटमेंट मिलता है, एक ऐसा समाज बनाता है फेयर ट्रीटमेंट जहाँ पे हर किसी को आगे सक्सेसफुल होने का चांस मिल रहा है उस क्लासरूम के अंदर, क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब बच्चे बेंच पे बैठ के 2 घंटे के अंदर ही पेपर देंगे, एक ही सबको शीट मिलेगी, सेम ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो कोई भेदभाव नहीं है, आप मेन है, वेमेन है, आप अपर क्लास से हैं, लोअर क्लास से हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आप जो भी हैं, सबको वहाँ पे इक्वल चांस मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो सेम अभी जो मैंने बताया वो इसी का एग्जांपल है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। तो जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबके पास एक्सेस है एजुकेशन, जॉब और हेल्थ केयर का, तो पॉवर्टी ही नहीं होगी। 100 लोग हैं, 100 लोगों को एजुकेशन का राइट मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। तो वही अगर बच्चा पढ़ लिख के मेहनत करके और कुछ अचीव कर ले तो पॉवर्टी भी खत्म। और वो सिर्फ आपके फैमिली की नहीं, वो देश में से भी फिर पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, है ना, एक एक करके अगर सभी ऐसे हो गए तो। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स। इक्वालिटी सपोर्ट्स द आइडिया दैट ऑल पीपल हैव द सेम बेसिक राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब ये इक्वालिटी एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप सभी के पास समान अधिकार होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है वर्क प्लेस इक्वालिटी। इन मॉडर्न वर्क प्लेस इक्वालिटी मीन्स फेयर पे एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेन एंड वेमेन। यानी कि वर्क प्लेस इक्वालिटी का मतलब आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आप मेल हो या फीमेल हो, 9 to 5 का मतलब दोनों के लिए 9 to 5 जॉब करना ही है। दोनों अगर सेम पोजीशन पे हैं तो दोनों की सैलरी भी सेम ही है, ठीक है। इक्वालिटी इन लॉ एंड पॉलिटिक्स। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड द सेम अंडर द लॉ। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मीन एवरीवन कैन वोट, स्पीक एंड टेक पार्ट इन गवर्नमेंट डिसीजन। इक्वालिटी इन लॉ एंड पॉलिटिक्स का मतलब है कि पहले तो वही है भाई, देखो कानून की नज़रों में सब समान है, ठीक है। दूसरा, हर किसी के वोट को एक सिंगल वोट ही कंसिडर किया जाएगा। ऐसे नहीं अगर विमेन वोट करके आई है तो अच्छा 3 वोट गिन ली और कोई मेन नहीं कराया तो 1 वोट, जी नहीं, है ना, सबके पास सेम राइट है, सेम अधिकार है, सेम पैटर्न है। नेक्स्ट है सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी का मतलब वही है कि जब लोगों को आप इक्वली ट्रीट करोगे ना तो सोसाइटी पीसफुल बनेगी और यहाँ पे एकता रहेगी, यूनिटी रहेगी। और अगर एकता रहेगी, पीसफुल सोसाइटी रहेगी, तो हेट, डिवीजन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी नेगेटिव चीज़ें साइड हो जाएंगी। प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप जल्दी से आगे बढ़ोगे, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, डिस्कस डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की डायमेंशंस के बारे में अभी जो हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल द पीपल हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि हर व्यक्ति के पास समान अधिकार और अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज को क्या बोलते हैं? अवसर है, ठीक है। पहला है इक्वल वोटिंग राइट्स, यानी कि हर व्यक्ति का जो वोट है वो समान गिना जाएगा। एवरी पर्सन्स वोट काउंट्स द सेम। इक्वल पार्टिसिपेशन, एवरीवन कैन रन फॉर ऑफिस और टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। हर कोई पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकता है, मतलब जो भी वो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने के बाद, ठीक है। अगला है इक्वल ट्रीटमेंट बाय लॉ। भाई कानून के आगे सब बराबर है, ठीक है, सब बराबर है। अगला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एवरीवन कैन शेयर देयर पॉलिटिकल ओपिनियंस फ्रीली। हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, बट याद रखना पॉजिटिव लिबर्टी वाला, है ना।
और लास्ट है एक्सेस टू गवर्नमेंट, ऑल सिटीजन्स कैन एंगेज विद देयर लीडर्स एंड इन्फ्लुएंस डिसीजंस, यानी कि हर किसी के पास है गवर्नमेंट का एक्सेस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। Economic equality means that everyone has fair opportunities to earn money and improve their living standards. It doesn't mean everyone has the same wealth, but that no one is unfairly disadvantaged. देखो, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि हर किसी के पास फेयर अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू अर्न मनी, और हर किसी के पास ये चांस है कि भाई आप एजुकेशन है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और मनी अर्न करो, ठीक है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करो, अच्छा करो। अब इसका मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हर किसी के पास सेम वेल्थ होगी, लेकिन हर किसी के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अब कौन उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है वो आपके ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेयर वेजेस, कि एवरीवन गेट्स फेयर पे फॉर देयर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप सेम लेवल पे काम कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको सेम पे किया जाएगा। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है हायरिंग या प्रमोशंस के अंदर। बेसिक नीड्स फॉर ऑल, हर किसी के पास एक्सेस है, एवरीवन हैज एक्सेस टू फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि रिच और पुअर का जो गैप है वो भी यहाँ पे कम होगा। एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी कि हेल्प फॉर दोज इन नीड, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर फ्री एजुकेशन, जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज भी चलाती रहती है ना। नेक्स्ट है सोशल इक्वालिटी। Social equality means that all people are treated fairly and have the same rights no matter their background. It ensures that no one is discriminated against based on caste, race, gender, religion or wealth. यानी अगेन सेम सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर किसी को इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा। सो एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर आइडेंटिटी। सबके पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबको रिस्पेक्ट करी जा रही है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, देखो मैं समझाती हूँ। यहाँ पे जो जॉन रॉल्स है ना, ये बोलते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, यानी कि आप अगर कोई पॉलिसी बनाओ तो इस तरीके से बनाओ कि आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस, आप एक ऐसे पर्दे के पीछे बैठे हो जिसके पीछे आपको नहीं पता कौन है कौन नहीं है। आप प्रिविलेज लोगों के लिए बना रहे हो, डिसएडवांटेज लोगों के लिए बना रहे हो, रिच के लिए, पुअर के लिए, मेन के लिए, विमेन के लिए, अपर क्लास, लोअर क्लास, आप किसके लिए पॉलिसी बनाने जा रहे हो आपको नहीं पता, आप एक ऐसे पर्दे के पीछे बैठे हो। तो जब आप वो पॉलिसी बनाओगे तो आप उसको फेयर ही बनाओगे, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत ही रिलेटेबल। मान लो कि आपको एक पर्दे के पीछे बिठा दिया गया और आपको बोला है कि आपको 10 लोगों के लिए खाना बनवाना है। अब अगर आपको बता दिया जाए कि वो 10 लोग आपके क्लोज वंस हैं, आपके लव्ड वंस हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप हर चीज़ A1 रखो, है ना, आप A1 खाना बनाओ। बट अगर आपको बता दिया जाए कि ऐसे ही जो नीडी लोग हैं या फिर जो पुअर पीपल हैं, आपको उनके लिए खाना बनाना है, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा A से B ग्रेड पे आ जाओ, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पर्दे के पीछे बिठा दिया और बोला है कि 10 लोगों के लिए खाना बनाना है। अब वो 10 लोग आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, या कोई गरीब हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप कोई चूक नहीं होने दोगे, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ पे कौन है। तो आप पे वहाँ पे क्या करोगे, हर एक चीज़ बेस्ट ही बनाओगे, अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं आप उसको इस्तेमाल करोगे। यही है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, आप इसको एक बार रीड कर लेना। यानी कि जॉन रॉल्स कहते हैं आप एक ऐसे पर्दे के पीछे हो, आपको नहीं पता उस साइड कौन है, तो आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो सबके लिए भले की हो, ठीक है। A situation in which one does not know the position which he and she is going to occupy. Additionally, John Rawls believed in the concept of justice as fairness, ठीक है। That means every person should be treated with fairness and recommends equal basic liberty, equal opportunities to similar individuals, offering the highest possible benefit to the less advantaged member of society. यानी कि फेयरनेस तो रखो, जस्टिस तो रखो, लेकिन कोशिश करो कि जो डिसएडवांटेज लोग हैं आप उनका पहले भला करो। कुछ ऐसा कि राशन की जो लाइन लगी हुई है उसमें आप कोशिश करो कि जो ज़्यादा गरीब है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पहले उनको राशन दो, ताकि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ख़त्म हो भी जाए तो उनका काम चल जाए, ठीक है।
और इन्हीं को यहाँ पे सोशल प्राइमरी गुड्स क्या कहा गया है, किसको, राशन को नहीं, राइट्स, लिबर्टी और पावर को। यानी कि जॉन रोल्स कहते हैं हमारे समाज में जो डिसएडवांटेज लोग हैं या फिर जो पुअर लोग हैं, आप उनको लिबर्टीज, राइट्स और पावर्स, जिसको हम कहते हैं सोशल प्राइमरी गुड्स, ये पहले दो। जैसे कि इंडिया के अंदर जो दलित्स थे या जो विमेन हैं, उनको पहले के टाइम पे हर चीज़ का एक्सेस नहीं था, या फिर कह दो कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी या फेयर ट्रीटमेंट नहीं था, तो इसलिए उनको रिजर्वेशन मिली। वही रिजर्वेशन क्या है, उनका एक राइट है, यानी कि एक सोशल प्राइमरी गुड है जिसकी मदद से वो आज आगे बढ़ पाए हैं। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से बहुत इजी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने समझाया है। अब यहाँ पे जो जॉन रोल्स हैं वो दो प्रिंसिपल देते हैं। प्रिंसिपल 1 है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी, वही सबको इक्वल लिबर्टी सबके पास है, ये से मतलब इक्वल आज़ादी है और राइट लिबर्टी है। ठीक है। प्रिंसिपल 2 है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी सबके पास फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सब फिर आगे बढ़ सकते हैं उनको यूज़ करके। क्वेश्चन 10 है आउटलाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड सजेस्ट देयर इम्प्लीकेशंस। ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ड्यूटीज़ और राइट्स एक साथ चलते हैं। ठीक है, राइट्स आपको मिले हैं तो ड्यूटी ये है कि दूसरों के राइट को आप प्रोटेक्ट करो। ठीक है। इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी टू एडर टू पर्टिकुलर नॉर्म्स, दीज आर ड्यूटीज। ड्यूटीज का मतलब बस वही है कि भाई समाज आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप उन चीज़ों को क्या करो, पूर्ण करो। अ ड्यूटी जनरली प्रिस्क्राइब व्हाट वी ऑट टू डू एंड व्हाट वी ऑट नॉट टू डू। ड्यूटी हमें ये बताती है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के अंदर बोला था कि भाई जो असली अधिकार है ना, वो एक रिजल्ट है, एक रिवॉर्ड है, एक गिफ्ट है जो कि आप जो ड्यूटी परफॉर्म करते हो उसके बाद मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने पूरा महीना जॉब की तो वो जो आपको सैलरी मिल रही है वो आपका राइट है, वो आपका अधिकार है। आपने पूरा एक महीना अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई तो आपको मंथ के एंड में आपका राइट मिला, आपका अधिकार मिला, आपकी सैलरी मिली। ठीक है, बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ हैं, जैसे मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है डूइंग व्हाट इज़ राइट, लाइक हेल्पिंग अदर्स एंड बीइंग ऑनेस्ट। जब आप सबके प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, सबको आप हेल्प करेंगे, जो सही है वो करेंगे, तो फिर समाज में ट्रस्ट पैदा होगा और काइंडनेस रहेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो नहीं होगा। नेक्स्ट है लीगल ड्यूटी, यानी कि आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, आप टैक्स भर रहे हो, आप ट्रैफिक रूल्स को ओबे कर रहे हो। और इसमें एक चीज़ और है कि आजकल मतलब खैर वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हाँ, ट्रैफिक रूल्स को आप ओबे करते हो, ये आपकी ड्यूटी है। कुछ लोग होते हैं ना जो पुलिसमैन होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, उनको चैलेंज करते हैं ऐसे तेज़ आवाज़ करके, गानों की तेज़ ओवर स्पीड करके या रॉन्ग साइड जाके, है ना, तो ये गलत है। आपकी ड्यूटी है, आपको राइट मिला है तो आपकी ड्यूटी भी है कि आप क्राइम ना करो और ना होने दो। इसके अलावा सोशल ड्यूटी है, आप औरों को रेस्पेक्ट कर रहे हो, अपने समाज के अंदर जो नीडी हैं आप उनकी हेल्प कर रहे हो, जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी। सिविक ड्यूटी है वोट करना, नेशनल सिंबल को रेस्पेक्ट करना और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, खराब ना करना। जैसे कि सरकारी स्कूल की हालत इसलिए ख़राब नहीं है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए कि जो प्रीवियस ईयर के बच्चे होते हैं, जब उनका लास्ट डे होता है तो वो सरकारी स्कूल में क्या करते हैं, जो पंखे होते हैं उनके जो वो ब्लेड्स होते हैं वो उनको तोड़ के चले जाते हैं सिर्फ कूल बनने के लिए। बट आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो और आगे आने वाले बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हो, चीज़ें अच्छे से नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसा ना करो, रेस्पेक्ट करो। लास्ट है रिलीजियस ड्यूटी, फॉलोइंग वंस फेथ पीसफुली एंड रेस्पेक्टिंग अदर रिलीजन्स। अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, सामने वाले के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करो, तो ही समाज में शांति बनी रहेगी। ठीक है, हार्मनी रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। ये हमने सेकंड क्वेश्चन में देख लिया था, ये कुछ वैसे ही है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे कार्ल मार्क्स का नाम आया आपको क्या ही समझना है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, बस। द मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप फोकस ऑन हाउ क्लास एंड कैपिटलिज्म शेप पीपल्स राइट एंड रूल इन सोसाइटी। पहला है यहाँ पे क्लास बेस्ड सिटीजनशिप, यानी कि जो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहाँ पे जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो इक्वल नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा राइट्स है, गरीब लोगों के पास नहीं है। दूसरा, स्टेट्स ऑफ द रिच, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लॉ बनाती है, वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जो कि सिर्फ वेल्दी लोगों के फेवर में होते हैं, उनके इंटरेस्ट की बात करती है। ऐसा बोला जाता है कि जो पॉलिसी है ये सबको भला करेगी, लेकिन ये सबका भला नहीं करेगी, ये सिर्फ गिने चुने 2-3 लोगों का ही भला करेगी। ठीक है। थर्ड, ये बताते हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड राइट्स फॉर पुअर।
जो वर्कर्स हैं उनके पास लीगल राइट्स हो सकते हैं जैसे वोट करना या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से ये राइट्स भी उनसे छिन जाते हैं। ठीक है। फॉल्स इक्वालिटी, कैपिटलिज्म में ऐसा प्रिटेंड तो किया जाता है कि everyone is equal under the law, but in reality wealth and class create huge difference in power and opportunities। यहाँ पे वही बात हो रही है कि भाई देखो, जो एक कंपनी का मालिक है ना, वो रिच है, वो अमीर है, उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास लिंक्स हैं, तो गवर्नमेंट उसके फेवर में ही काम करेगी। हमारा जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या फिर जो अदर इंस्टीट्यूशन है वो सब उसके फेवर में ही काम करेंगे। एक गरीब के फेवर में, एक लेबर के फेवर में कोई काम नहीं करेगा, है ना। Revolution and real equality, true citizenship where everyone has equal right and power can only happen if capitalism is replaced with socialism or communism where wealth and power are shared fairly। यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट हैं वो ये बोलते हैं, मार्क्सिज्म के फॉलोअर्स, कि कैपिटलिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चेंज नहीं चाहिए, रेवोल्यूशन चाहिए, उठा के फेंक दो कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को। सोशलिज्म लेकर आओ जहाँ पे सबके पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल पावर्स है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, मतलब सब कुछ इक्वालिटी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। इन शॉर्ट, Marxists believe that under capitalism, citizenship is just a tool to keep the rich in control and will equality can only कम विद अ क्लासलेस सोसाइटी। यानी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के अंदर इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई नागरिकता नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही सारे अधिकार और सब है। सोशलिज्म लेके आओ, उसमें सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो थोड़ी लंबी हो गई एग्जाम्पल्स की वजह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर ज़रूर करना। और अभी तक अगर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है तो जल्दी से कर लो, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।